नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। मेरा नाम है अनिरुद्ध और जैसा कि आप लोग जानते होंगे, हम लोग पाथफाइंडर के प्लेटफॉर्म के ऊपर आपके लिए एक क्रैश कोर्स रन कर रहे हैं जो कि खास तौर से यूपीएससी 2021 के लिए बनाया गया है। तो उसी क्रैश कोर्स में हम अब एक नया सब्जेक्ट आपके सामने शुरू करने वाले हैं। काफ़ी सारे बच्चे काफ़ी टाइम से कह रहे थे कि इकोनॉमी को शुरू किया जाए। फाइनली इकोनॉमी आपके सामने है। एक साल के करंट अफेयर्स आपके साथ कवर करे जाएंगे। मेरा अंदाज़ा है कि शायद इसको हम 6 to 7 सेट्स के अंदर ख़त्म कर देंगे। तो ये आपके सामने जो हम पेश कर रहे हैं, दिस इज सेट नंबर 1 फॉर इकोनॉमी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। अनअकैडमी की ऐप पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं यहाँ पर, और इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अपनी डाउट्स को लेकर। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, 21 अप्रैल से मेरा प्लस कोर्स आने वाला है जिसमें कि हम लोग साइंस एंड टेक के बारे में जानकारी आपको प्रोवाइड करेंगे। ये पूरा का पूरा कोर्स प्राइमरीली यूपीएससी के प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। तो यदि आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इस कोर्स में आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन परचेज करनी होगी, जिसमें कि यदि आप मेरा कोड यूज़ करते हैं तो सीधा सीधा आपको 10% ऑफ मिल जाता है। इसमें भी आपके लिए खास ऑफर है कि यदि आप इस सब्सक्रिप्शन को 28 अप्रैल के पहले परचेज कर लेते हैं तो आपके लिए जो सब्सक्रिप्शन है वो केवल 1 साल के नहीं बल्कि आपको अगले साल के जुलाई 2022 तक के लिए सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड करवा दी जाएगी। सेम गोज फॉर 2 ईयर प्लान ऑल्सो। अगर आप 2 साल का प्लान लेते हैं तो आपको 2 साल की जगह अप्रॉक्सीमेटली 27-28 महीने तक का जो प्लान है वो प्रोवाइड करवाया जाएगा, यानी कि प्रीलिम्स 2023 तक की आपकी जो है पूरी की पूरी सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगी। इसमें भी अगर आपको 10% ऑफ चाहिए तो आप अनी यूपीएससी कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें प्लस कोर्स में अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो सीधा आपका जो प्राइस है वो यहाँ से पढ़ करके यहाँ पे पड़ जाएगा 44,550 के आसपास, और यहाँ पर आपका जो प्राइस है वो सीधा का सीधा पड़ जाएगा 67,000 के आसपास। सेम गोज फॉर द ऑप्शनल कोर्स। और यहाँ पर एक और ऑफर है जो कि हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं। इस पर्टिकुलर ऑफर में बेसिकली अगर आप लोग सब्सक्रिप्शन को परचेज करते हैं तो 20 बुक्स आपको साथ में मिल जाएंगी। इसके बारे में हम जानकारी आपको अलग से भी दे चुके हैं, और ये ऑफर वैसे तो 14 अप्रैल तक ही था, लेकिन अब इसको हमने एक्सटेंड करके 28 अप्रैल तक भी कर दिया है, क्योंकि कई सारे बच्चे ऐसे थे जो कि इस पर्टिकुलर ऑफर को अवेल नहीं कर पाए थे। राइट, तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं अगर आप 1 साल की सब्सक्रिप्शन बाय करते हैं, प्रोवाइडेड आप मेरा कोड यूज़ करते हैं अनी यूपीएससी, ANI यूपीएससी ही आपको कोड यूज़ करना होगा। अन्य एग्जाम्स की तैयारी कर रही हैं तब भी आप यहाँ पे ऑफर्स को ले सकते हैं। मेरा कोड यूज़ करते हुए सीधा आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। ऑल राइट, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। इस वीडियो में मैं आपके साथ ये सारे के सारे टॉपिक्स को कवर करने वाला हूँ, और ये सारे के सारे टॉपिक्स हमारा एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक सेक्टर मैं मानता हूँ हमारी इकोनॉमी का। इनफैक्ट मैं क्या मानता हूँ, हमारी सरकार बोलती है कि ये हमारी इकोनॉमी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है जिसको कि बैंकिंग कहा जाता है। तो बैंकिंग से जुड़े हुए ये सारे के सारे हम चीज़ें आपके साथ कवर करने वाले हैं। एनबीएफसी की रेगुलेशन को लेकर एक नया 4 लेयर स्ट्रक्चर आरबीआई ने अनाउंस किया है। बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट करी गई है 2020 में, और ये जो अमेंडमेंट एक्ट बेसिकली करी गई थी ये अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को लेकर करी गई थी। इसके पीछे का मेन रीज़न था जो पिछले साल पंजाब और महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक में एक बहुत बड़ी मुसीबत आई थी, जिसके बाद ये वाली अमेंडमेंट्स लाई गई थी। देन हम बात करेंगे टेक्नोलॉजी विजन फॉर साइबर सिक्योरिटी, जो कि अगेन सीधा सीधा डील करता है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के साथ जुड़ी हुई मुसीबतों को लेकर। तो ये दोनों चीज़ें काफ़ी हद तक इंटरलिंक्ड हैं। इसके बाद हम बात करेंगे रीजनल रूरल बैंक्स के बारे में, किस तरीके से इनका जो सुपरवाइजरी स्ट्रक्चर है, किस तरीके से इनको जो मैनेज करने का पूरा कामकाज है उसमें काफ़ी बदलाव लाए गए हैं। पीएसएल के नए नॉर्म्स सामने आ चुके हैं, कुछ नए सेक्टर हैं जिनको कि ऐड किया गया है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दिस वीडियो। इसको लेके सवाल आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। देन कुछ छोटे मोटे टिडबिट्स हैं न्यूज़ में जो कि हम डिस्कस करेंगे। खास करके इकोनॉमी में ये मुसीबत रहती है बच्चों को कि सर कुछ टर्म्स हमें समझ नहीं आ रही, तो वो सारी की सारी टर्म्स भी आपको समझा दी जाएंगी जो कि बैंकिंग के सेक्टर के साथ संबंध रखती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं विद अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। इसमें आंसर ऑलरेडी मार्क्ड है, बट आपको कोशिश करनी है कि आपको अपना आंसर खुद से देना है। With reference to NBFCs, consider the following statements. NBFC is a company registered under the Companies Act engaged in the business of loans and advances. I think इतना तो हम सभी को मालूम है कि NBFC जो है वो Companies Act के तहत ही उसका पंजीकरण किया जाता है, और ये बेसिकली लोन्स और एडवांसेस का जो व्यापार होता है उसी के साथ संबंध रखती है।
सो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही होगा। सेकंड स्टेटमेंट, इट इज ऑल्सो एन इंस्टीट्यूशन हुज प्रिंसिपल बिजनेस इज फाइनेंशियल, इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। तो जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। एनबीएफसीज का कभी भी प्रिंसिपल बिजनेस फाइनेंशियल, इंडस्ट्रियल या एग्रीकल्चरल एक्टिविटी नहीं होता है। ये बिल्कुल सीधी सीधी हमने लाइन उठाई है जो कि एनबीएफसी की जो बेसिक्स होते हैं। तो इसका जो मेन काम है ये बेसिकली लोन्स और एडवांसेस के साथ ही संबंध रखती है। हेंस आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली बन जाता है। इसके बारे में हम बात इसलिए कर रहे हैं बिकॉज जस्ट अभी 2-2.5 महीने पहले की बात है, आरबीआई ने एक नया 4 टियर स्ट्रक्चर प्रपोज किया था फॉर टाइटर रेगुलेशन ऑफ एनबीएफसीज। देखिए, अगर आप लोग इकोनॉमी को थोड़ा सा ध्यान से फॉलो कर रहे होंगे तो आपको एक चीज देखने को मिली होगी कि एनबीएफसीज की जो बेसिकली इंपॉर्टेंस है वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। इनकी इंपॉर्टेंस इसके पहले इतनी नहीं थी, लेकिन कोविड-19 के बाद इनकी जो इंपॉर्टेंस है वो काफी बढ़ चुकी है। उसके कारण क्या है हम उसमें नहीं जाने वाले हैं, लेकिन हाँ, क्योंकि इनकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई थी इसीलिए आरबीआई ने यहाँ पर एक नया रेगुलेटरी स्ट्रक्चर इनके लिए लेकर आए हैं। बिकॉज इनका जो बिजनेसेस थे वो बहुत तेजी से एक्सपैंड कर रहे थे, बिजनेस एक्सपेंशन बहुत ज्यादा हो रही थी। हेंस आरबीआई थॉट इट इज मैंडेटरी कि हम इनका जो रेगुलेटरी स्ट्रक्चर है उसको चेंज करते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक्स को समझ लीजिए। एनबीएफसी एक कंपनी होती है, ठीक है। ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत नहीं आती है, ये कंपनीज एक्ट 1956 के तहत इसको रखा जाता है। और ये एंगेज होती है इन द बिजनेस ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस हुआ, एक्विजिशन ऑफ शेयर्स हुआ, स्टॉक्स हुआ, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स वगैरह वगैरह इशूड बाय द गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी और अदर मार्केटेबल सिक्योरिटीज। केवल यही इसका काम है और यही आपको ध्यान रखना है। एनबीएफसीज खास तौर पे कभी भी कोई ऐसा संस्थान नहीं होता है जिसका प्रिंसिपल बिजनेस या तो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी हो या इंडस्ट्रियल एक्टिविटी हो या परचेज और सेल ऑफ एनी गुड्स हो, ठीक है। अगर आप इसकी तुलना करेंगे बैंकों के साथ तब जाके आपको इसकी जो डेफिनेशन है वो और अच्छे से समझ आ सकती है। सबसे पहले देखिए, जो सबसे पहला डिफरेंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बैंक्स दे कैन कलेक्ट डिपॉजिट्स। जैसे आप जाते हैं, आप बोलते हैं कि सर मुझे आज 5,000 रुपये बैंक में जमा करवा के आने हैं, तो वो आप कर सकते हैं। एनबीएफसीज में आप डिपॉजिट्स जो हैं वो जमा नहीं कर सकते हैं। बैंक जो है वो चेक्स को इशू कर सकते हैं। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एनबीएफसीज कैन नॉट इशू चेक्स ड्रॉन ऑन इटसेल्फ। सिमिलर द सेम थिंग गोज फॉर डिमांड ड्राफ्ट्स ऑल्सो, कि बैंक्स जो है वो डिमांड ड्राफ्ट्स को इशू कर सकते हैं, एनबीएफसीज डिमांड ड्राफ्ट्स को इशू नहीं कर सकते हैं। सबसे बड़ा डिफरेंस जो कि मैं समझता हूं, वैसे तो स्टेटमेंट नंबर 1 है, लेकिन स्टेटमेंट नंबर 4 काफ़ी बड़ा डिफरेंस समझता हूं मैं, क्योंकि अक्सर बच्चे इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। बैंक्स जो हैं वो आपको डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, यानी कि मान लीजिए आपका कुछ पैसा पड़ा हुआ है बैंकों के अंदर, तो आपको मालूम है कि वो सेफ है। कल को अगर बैंक, मान लीजिए किसी बैंक में बैंकरप्सी हो जाती है या किसी बैंक में मान लीजिए उसका दिवाला निकल जाता है, फॉर एग्जांपल येस बैंक के केस में हुआ था, पिछले साल की बात है, तो उस केस में ऐसा नहीं कि जो डिपॉजिटर्स होंगे उनके पैसे को किसी प्रकार का नुकसान पहुंचेगा। इसको लेकर बल्कि जो नियम थे पहले 1 लाख तक के थे, अब जो है वो 5 लाख तक के नियम आ चुके हैं कि अगर 5 लाख तक का आपका पैसा बैंक में पड़ा है तो वो कंप्लीटली सेफ है, ठीक है। सेम, क्योंकि अगर मान लीजिए एनबीएफसी डिपॉजिट ही नहीं कलेक्ट कर सकता है तो आपको डिपॉजिट इंश्योरेंस की फैसिलिटी किस तरीके से प्रोवाइड कर देगा, राइट। तो एनबीएफसीज कैन नॉट प्रोवाइड दीज डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटीज एज वेल। तो ये 3-4 चीजें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है, किस तरीके से एनबीएफसीज यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जो होती हैं किस तरीके से बैंकों से वो अलग होती हैं। अब इनमें जो चेंजेस आए हैं, चेंजेस काफ़ी सारे आए हैं। देखिए, सबसे पहले तो जो बेसिकली चेंजेस आए हैं वो ये आए हैं कि एक तो 4 लेयर का रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाया गया है। 4 लेयर का रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाने का मतलब ये है, इसको ध्यान से देख लीजिए। जैसे आपने देखा होगा हमारे बैंकों के केस में हमने क्या किया था, डोमेस्टिकली सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स, ठीक है। आपने डीसिब्स का नाम सुना होगा कि कुछ बैंक ऐसे हैं जो कि हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी तरीके से आरबीआई ने कुछ ऐसी एनबीएफसीज को आइडेंटिफाई कर लिया है कि कुछ एनबीएफसीज ऐसी हैं जो कुछ ऐसे क्षेत्रों में काम करती हैं जहां पर उनको जोखिम काफी ज्यादा उठाना पड़ सकता है। तो मान लीजिए वो ऐसे सेक्टर्स में है तो उनके ऊपर रेगुलेशन और ज्यादा करी जाएगी। सो एनबीएफसीज जिनको की ज्यादा रेगुलेशन चाहिए, ज्यादा सुपरविजन चाहिए, इनको रखा गया है टॉप लेयर में। सिस्टमैटिकली सिग्निफिकेंट एनबीएफसीज को अपर लेयर में रखा गया है। मिडिल लेयर में रखा गया है डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज, एचएफसीज, इंफ्रा डेट फंड्स, छोटी मोटी एनबीएफसीज, और फाइनली नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज, P2P लेंडिंग प्लेटफॉर्म्स, इनको रखा गया है फाइनल लेयर में। आपको यहां पर डेप्थ में जाने की आवश्यकता नहीं है, आपको केवल ये वाला कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है जो मैंने आपको बताया है कि जैसे आपके डीसिब्स होते हैं ना, वैसे ही आपकी कुछ सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट एनबीएफसीज होती हैं और वैसे ही कुछ ऐसी एनबीएफसीज होती हैं
जिनमें जो कि ऐसे क्षेत्रों में काम करती हैं जिनमें कि जोखिम की जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। तो इसी के लिए आरबीआई ने 4 लेयर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाया है। और ये क्यों बनाया है? बिकॉज इनकी पॉपुलैरिटी काफ़ी बढ़ गई है। तो अब कई सारे लोग ऐसे हैं जो कि अपना काफ़ी सारा कामकाज एनबीएफसीज के माध्यम से करते हैं। मान लीजिए कल को ऐसी एनबीएफसी का दिवालिया निकल जाए, तो उस केस में उस पर्टिकुलर इंसान की, उस पर्टिकुलर सेक्टर को काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे आपने सुना होगा श्रीराम ट्रांसपोर्ट कंपनी है, आपने सुना होगा मुथूट फाइनेंस है। अब मुथूट फाइनेंस जो है ये 2-3 तरह के काम करती है। ये गोल्ड लोन भी देती है, मुथूट फाइनेंस अदर लोन्स भी देती है, ठीक है। जो कि मैंने आपके सामने नाम लिया, श्रीराम ट्रांसपोर्ट कंपनी के नाम से एक कंपनी है, ये आपको लोन्स देती है आपके ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग तरह के एनबीएफसीज हैं। बट वही बात है कि क्योंकि आरबीआई को लगा कि कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो सकते हैं कोविड-19 की वजह से, तो हमें यहाँ पर एक नया रेगुलेटरी फ्रेमवर्क लाने की आवश्यकता है। साथ ही में क्लासिफिकेशन चेंज हुई है एनपीएस के लिए। तो एनबीएफसीज जो है वो मेनली लोन देने का काम करती हैं। तो आपने सुना होगा खराब लोन क्या होते हैं, तो बैड एसेट्स या फिर एनपीएस बेसिकली, या फिर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या है कि जो आपकी बेस लेयर थी कि पहले क्या होता था 180 दिन के बाद हम किसी लोन को एनपीए डिक्लेयर करेंगे। मान लीजिए किसी इंसान ने लोन लिया और 180 दिन तक उसने उस लोन की जो किस्त थी, जो उसकी ईएमआई थी, उसको नहीं पे किया है, तब जाके उसको एनपीए डिक्लेयर किया जाता था। लेकिन अब आरबीआई ने ये बोल दिया है कि इस केस में हम 90 दिन के ओवरड्यू को भी एनपीए मानेंगे। तो ये भी एक तरीके से ज़्यादा स्ट्रिक्ट होने वाला एक प्रावधान है लोगों के लिए भी और एनबीएफसीज के लिए भी। तो ये कुछ चेंजेस हैं जो कि करे गए हैं एनबीएफसीज के नए स्ट्रक्चर में। केवल आपको इतना ही समझना है। डेप्थ में आपको क्या समझना है, डिफरेंस क्या होता है एनबीएफसी और बैंक में, और एनबीएफसीज किस पर्टिकुलर एक्ट के तहत बनाई गई हैं, क्या काम करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अर्बन कोऑपरेटिव्स के बारे में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ऑल्दो आई वुड से कि क्वेश्चन आने की संभावना कम है, बट ये भी नहीं कह सकते कि नहीं आएगा, बिकॉज बार बार यूपीएससी थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल क्वेश्चंस पूछती जा रही है, तो आ भी सकता है। With reference to urban cooperatives, consider the following statements. Cooperative banks are financial entities established on a cooperative basis and belonging to their members. बिल्कुल सही बात है। कोऑपरेटिव का मतलब ही क्या होता है? कोऑपरेटिव का मतलब होता है सहकारी, राइट। तो सहकारी का मतलब यही तो हुआ कि जो लोग ने मिलकर इसको बनाया है, बेसिकली उन्हीं के हिस्से का ये बैंक है, तो काम भी उन्हीं के लिए करता है। फॉर द पीपल बाय द पीपल वाला कॉन्सेप्ट होता है अर्बन कोऑपरेटिव्स में। अब ये कोऑपरेटिव्स क्या है? रूरल कोऑपरेटिव्स भी होते हैं, अर्बन कोऑपरेटिव्स भी होते हैं। इतने सारे कोऑपरेटिव्स के क्लासिफिकेशन है कि अगर आप पढ़ने बैठ जाएंगे तो आप खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे कि भारत में असल में बहुत सारी सहकारी बैंक हैं, सहकारी समितियां हैं जो कि काम कर रही हैं। आप उसकी क्लासिफिकेशन में ना ही जाए तो बेहतर होगा। सो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि जो ये बैंक होते हैं ना, कोऑपरेटिव बैंक, ये एक तरीके के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो कि एक कोऑपरेटिव बेसिस पर ही बनाए जाते हैं। तो पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल 100% सही है। ऑल दी कॉपरेटिव्स इन द इंडिया आर रेगुलेटेड बाय द आरबीआई, ये सीधा गलत हो जाता है। हो सकता है कि शायद ये बात पार्टली ट्रू हो, लेकिन ध्यान से देखिए कुछ कुछ वर्ड्स आपको हमेशा ध्यान रखने हैं, खास करके यूपीएससी के एग्जामिनेशन में। ऑल आ जाए, नन आ जाए, ठीक है, एवरी आ जाए, ठीक है, एवरीथिंग आ जाए, ये सब चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए कि ये अक्सर सवाल को गलत करती हैं। सो नन अगर है या ऑल है तो ऐसे केसेस में गलत हो ही जाता है। तो ये बिल्कुल गलत है कि सारे कोऑपरेटिव्स को भारत में आरबीआई रेगुलेट नहीं करती है। ऑप्शन नंबर ए आपका बन जाएगा सही जवाब। सेकंड स्टेटमेंट जो है हम इसके बारे में बातचीत करेंगे अपने आने वाले कंटेंट में। अब जो नया बेसिकली एक्ट लाया गया है, ये आरबीआई ने, जो हम बात कर रहे हैं बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट की बात कर रहे हैं 2020 की, इसमें क्या क्या चीज़ें आई हैं यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए। Issuance of shares and securities by the cooperative banks to its members or to any other persons will be subject to prior approval by the RBI। ठीक है, अगर आप किसी भी तरह के शेयर्स एंड सिक्योरिटीज अपने मेंबर्स को दे रहे हैं या फिर किसी और पर्सन को दे रहे हैं तो आरबीआई की निगरानी से होकर ही गुजरेगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर सुपरविजन लगा दी गई है। एक्ट ऑल्सो अलाउज द सेंट्रल बैंक टू इनिशिएट अ स्कीम फॉर रिकंस्ट्रक्शन और अमेलगमेशन ऑफ बैंक विदाउट प्लेसिंग इट अंडर मॉरिटोरियम। सो ये आप ध्यान से सुनिए। फॉर एग्जांपल आपने अभी रिसेंटली सुना होगा एक बैंक चर्चा में आया था, LVB, लक्ष्मी विलास बैंक। इसके साथ काफ़ी मुसीबत आई थी, अगर आपने सुना होगा पिछले साल के एंडिंग की बात है। जब लक्ष्मी विलास बैंक के ऊपर दिक्कत आई तो आरबीआई ने क्या किया, इसको मॉरिटोरियम के ऊपर प्लेस कर दिया। मॉरिटोरियम का मतलब क्या होता है कि अब ये बैंक जो है किसी तरह का काम नहीं कर सकता है, कोई लोन नहीं दे सकता है, कोई पैसा डिपॉजिट नहीं ले सकता है, इवन जिनका पैसा डिपॉजिटेड है उनको बाहर भी नहीं दे सकता है ये पैसा। डिपेंडिंग अपॉन आरबीआई किस किस तरह की वहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस लगाता है, मॉरिटोरियम के अलग अलग मतलब हो सकते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ क्लियर होती है कि ये वाला बैंक अब जो बैंकिंग का मेन काम है यानी कि लोन देना, वो नहीं कर सकता है।
कुछ समय के बाद आरबीआई ने ये फैसला कर दिया कि जो ये वाला बैंक है एलवीबी बैंक, इसको हम डीसीबी बैंक, सॉरी नॉट डीसीबी बैंक, आई एम सॉरी, जो डीबीएस बैंक है सिंगापुर का, उसके साथ हम इसको मर्ज करने वाले हैं। यानी कि हम दोनों को क्या करने वाले हैं, हम दोनों को अमेलगमेट करने वाले हैं। इसके साथ क्या होगा, जो एलवीबी बैंक के खराब एसेट्स थे वो डीबीएस बैंक के पास चले जाएंगे, जिसकी जो वित्तीय स्थिति है वो सही है, और वो एलवीबी बैंक को थोड़ा सा एक पुनर्जन्म देने की कोशिश कर सकता है। तो अब आरबीआई ने ये कहा है कि अगर हमें ऐसी भनक भी लगती है कि किसी कोऑपरेटिव बैंक में सिचुएशन खराब होने वाली है, तो हम उसको मॉरेटोरियम में अंदर प्लेस किए बगैर ही उसकी अमेलगमेशन कर सकते हैं, ताकि लोगों को प्रॉब्लम ना आए। और इसी चीज को कहा जाता है स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन। समझ रहे हैं आप ये बात? ये वाला नया फीचर है जो कि खास करके अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए लाया गया है। इसमें जो ये एक्ट है ये हर तरह की कोऑपरेटिव के ऊपर लागू नहीं होता है, केवल कुछ कुछ कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, वो भी केवल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं जिनके ऊपर लागू होगा। जो आपके पैक्स हैं इसके ऊपर लागू नहीं होगा। द एक्ट डज नॉट अप्लाई ओवर हियर। कोऑपरेटिव लैंड मॉर्टगेज बैंक्स हैं, एनी अदर कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्सेप्ट दो स्पेसिफाइड इन द एक्ट, उनके ऊपर लागू नहीं होगा। क्योंकि आरबीआई खुद भी ये समझती है कि भारत में कई सारी सहकारी समितियां हैं जो कि आज की डेट में कामकाज कर रही हैं, तो हम ऐसे एक ब्लैंकेट बैन नहीं लगा सकते, या फिर हम ऐसे एक ब्लैंकेट एक्ट नहीं ला सकते कि ये सभी कॉर्पोरेट्स के ऊपर लागू होगा। बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, राइट। बाय द वे, पैक्स को लेके यूपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है, तो थोड़ा सा एक बार ध्यान दे लीजिएगा। ठीक है, कोऑपरेटिव बैंक्स होते क्या हैं, बड़ी सिंपल आपको बता चुका हूं। ये फाइनेंशियल एंटिटीज हैं एस्टैब्लिश्ड ऑन अ कोऑपरेटिव बेसिस, सहकारी बेसिस पर ही इनको बनाया जाता है, एंड दे बिलोंग टू देयर मेंबर्स, यानी कि जिन लोगों ने इनको बनाया है उन्हीं का बैंक है, उन्हीं के लिए काम कर रहा है। इट मीन्स कस्टमर्स ऑफ अ कोऑपरेटिव बैंक आर ऑल्सो इट्स ओनर्स। ठीक है, कि जो कस्टमर है वही उसके ओनर भी हैं। इसकी जो रेगुलेशन है ना, ये स्प्लिट होती है। इस चीज को थोड़ा ध्यान से देखिए, और यहीं पर आपका जो ये सेकंड स्टेटमेंट था इसका जवाब आपको मिलने वाला है। इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। रेगुलेशन जो है वो स्प्लिट होती है किस किस के बीच में, आरबीआई और सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। अगर हम बात करते हैं कि जो आपके अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, उस केस में रेगुलेशन एक तो आरबीआई करती है और दूसरा आपका करता है सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट, डिपेंडिंग अपॉन कि वो जो कोऑपरेटिव बैंक था वो कौन से एक्ट के अधीन बनाया गया था। ठीक है, कोऑपरेटिव बैंक जो है उसको बनाए जाने के लिए कई सारे एक्ट्स हैं जो कि भारत में काम कर रहे हैं। आपको केवल दो एक्ट्स के बारे में बताना चाहूंगा। एक होता है कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए सिंगल एक्ट होता है, और एक होता है मल्टी स्टेट एजेंसी कोऑपरेटिव बैंक्स। तो कई सारे एक्ट्स हैं। अगर कोई एक्ट है जो कि मल्टीपल स्टेट्स के अंदर आता है तो हो सकता है उसमें स्टेट गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्सिबल हों। अगर कोई कोऑपरेटिव बैंक है जो कि ये वाले पहले वाले एक्ट के अंदर आता है तो हो सकता है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल हो। अगेन आपको डेप्थ में जाने की आवश्यकता नहीं है, मैं केवल आपको एक ग्लिम्स दे रहा हूं कि इस तरीके से कोऑपरेटिव सोसाइटीज भारत में बनाई जाती हैं। हाँ, अगर हम छोटे मोटे कोऑपरेटिव बैंक्स की बात कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात कर रहा हूं कोऑपरेटिव लैंड मॉर्टगेज बैंक्स की, ठीक है, तो इस केसेस में रेगुलेशन किस किस के बीच में बटी होती है, स्टेट गवर्नमेंट और नाबार्ड के बीच में रेगुलेशन बटी होती है। वहां पर आरबीआई का कोई रोल होता ही नहीं है, तो इसीलिए इसकी रेगुलेशन बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। लेकिन आरबीआई ने नए एक्ट के थ्रू क्या किया है कि जो आपके अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं ये बेसिकली बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर आने वाले हैं, जो कि इसमें संशोधन किया गया है 2020 में, उसके तहत ये चीज होने वाली है। समझ आ रही है आपको बात, राइट। अब इसी चीज के साथ जुड़ी हुई एक और चीज है, अभी आरबीआई ने इसी चीज के साथ जोड़कर एक और चीज सामने निकाल दी है, टेक्नोलॉजी विजन फॉर साइबर सिक्योरिटी। अब असल में जो ये वाला टेक्नोलॉजी विजन है ये खास करके अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए ही निकाला गया है। 2023 अगले 3 साल के अंदर बेसिकली जो कोऑपरेटिव बैंक्स का पूरा साइबर सिक्योरिटी का ढांचा है उसको बदलने की बात की जा रही है। तो इट एम्स एट एनहांसिंग द साइबर सिक्योरिटी पोस्चर ऑफ द अर्बन कोऑपरेटिव बैंकिंग सेक्टर अगेंस्ट इवॉल्विंग आईटी एंड साइबर थ्रेट एनवायरनमेंट। ठीक है, इसमें कई सारी चीजें होंगी। इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, 5 पिलर्ड स्ट्रैटेजिक अप्रोच, जिसको नाम दिया गया है गार्ड, गवर्नेंस ओवरसाइट, यूटिलिटी, टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट, एप्रोप्रिएट रेगुलेशन एंड सुपरविजन, रोबस्ट कोलैबोरेशन एंड डेवलपिंग नेसेसरी आईटी साइबर सिक्योरिटी स्किल सेट। बहुत डेप्थ में जाने की आवश्यकता नहीं है, आपको 2 चीजें ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात तो इन केस सवाल आता है तो इसके ऊपर आ सकता है कि ये कितने टाइम पीरियड के लिए वैलिड है, और ये पूछा जा सकता है कि गार्ड जो है वो कौन से बैंक के साथ संबंध रखता है, तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के साथ संबंध ये रखता है। क्यों बनाया गया है, बिकॉज आने वाले टाइम में जो साइबर सिक्योरिटी के थ्रेट्स है वो काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। केवल ये 3 चीजों को ध्यान रखिए, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। पिछले वाला जो पार्ट था वो काफी इंपॉर्टेंट था, जो कि मैंने आपको क्लियरली एक्सप्लेन कर दिया है।
अब बात कर लेते हैं आरआरबीज के बारे में। ये काफी ज्यादा चर्चा में था और इसको लेके सवाल आने के चांसेस काफी ज्यादा बन जाते हैं, बिकॉज पहली बार आरआरबीज को एक्सेस दिया गया है टू दी एलएएफ एंड दी एमएसएफ विंडोज। एलएएफ और एमएसएफ क्या होता है, पहले हम इसकी बात करेंगे, फिर मैं न्यूज की बात करूंगा। देखिए, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ये एलएएफ और ये एमएसएफ वगैरह क्या क्या होता है। देखिए, एलएएफ आपने पढ़ा होगा, आपने सुना होगा, एज पार्ट ऑफ योर ओपन मार्केट ऑपरेशंस, जो कि आरबीआई कंडक्ट करती है। ठीक है, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, एलएएफ इज बेसिकली यूज्ड इन द मॉनेटरी पॉलिसी, जिसके चलते अगर कल को बैंकों को पैसा चाहिए तो वो आरबीआई से पैसा ले सकती है अंडर द रेपो रेट, और अगर कल को आरबीआई को पैसा चाहिए बैंकों से तो वो रिवर्स रेपो रेट के चलते पैसा ले सकती है। आपने कई बार सुना भी होगा कि आरबीआई ने क्या किया है, आरबीआई ने रेपो रेट को सडनली बढ़ा दिया है। तो रेपो रेट को जब आरबीआई बढ़ाता है तो मकसद क्या होता है कि वो किसी तरीके से बैंकों से जो पैसा है वो ज्यादा ले ले। तो इसके चलते क्या होता है, जब आरबीआई रेपो रेट को बढ़ा देता है उस केस में बैंक्स के पास पैसा कम हुआ, बैंक्स के पास पैसा कम हुआ यानी कि आपकी इकोनॉमी में लिक्विडिटी कम हुई, लिक्विडिटी कम हुई तो आपकी इन्फ्लेशन जो है वो नीचे आ जाती है। So whenever RBI is increasing the repo rate, the agenda is basically to arrest the inflation. Similarly, अगर मान लीजिए RBI रेपो रेट को कम कर रहा है तो उस केस में आपकी जो बैंकिंग सेक्टर के पास पैसा है वो बढ़ जाता है, आपकी लिक्विडिटी जो है वो बढ़ जाती है और आपकी ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन भी जो है वो बढ़ जाती है। तो ये होता है आपका लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, जिसको कि गवर्न किया जाता है यूजिंग द इंस्ट्रूमेंट्स कॉल्ड एज द रेपो एंड द रिवर्स रेपो रेट। सिमिलरली आपकी एमएसएफ की फैसिलिटी होती है। ये बेसिकली क्या होता है कि मान लीजिए सडनली किसी बैंक को पैसे की जरूरत पड़ गई है, तो एमएसएफ एक शॉर्ट टर्म बोरोइंग स्कीम है और ये केवल और केवल अभी तक क्या था, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स के लिए ही अवेलेबल थी फ्रॉम द आरबीआई बाय यूजिंग द एसएलआर सिक्योरिटीज की। जो बैंकों के पास स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो वाली सिक्योरिटीज होती हैं उसके माध्यम से वो एमएसएफ के तहत पैसा बोरो कर सकती हैं। क्योंकि ये इमीडिएट होता है, इसमें समय नहीं होता है, तो इसीलिए अक्सर जो एमएसएफ का रेट है वो रेपो रेट से थोड़ा ज़्यादा होता है। मान लीजिए रेपो रेट का जो परसेंटेज है वो 5% है, तो एमएसएफ का जो रेट होगा ऐसा मान के चलिए कि वो 6% के आसपास होगा। ठीक है, नाउ कॉल और नोटिस मनी मार्केट ये क्या है कि फंड्स आर ट्रांजैक्टेड ऑन एन ओवरनाइट बेसिस एंड अंडर नोटिस मनी मार्केट फंड्स आर ट्रांजैक्टेड फॉर द पीरियड बिटवीन 2 days एंड 14 days। ठीक है, तो ये भी आपकी शॉर्ट टर्म के लिए ही होती हैं, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा शॉर्ट टर्म होता है, यानी कि मान लीजिए आपको 1 दिन के लिए चाहिए, 2 दिन के लिए चाहिए, तो उसमें आपकी कॉल मनी मार्केट या नोटिस मनी मार्केट होती है। तो ये सारी की सारी चीज़ें बेसिकली आरबीआई के ऑपरेशंस के अंदर फॉल करती हैं। अब आरबीआई ने क्या किया है, इनफैक्ट अगर आप रेपो और रिवर्स के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो मैंने यहाँ पे दोनों टर्म्स के बारे में जानकारी आपको दे दी है, आप आराम से बैठकर इसको पढ़ सकते हैं। अब आरबीआई ने क्या कर दिया है कि रीजनल रूरल बैंक्स को भी इस पर्टिकुलर फैसिलिटी को एक्सेस दे दिया है। द आरआरबीज हैव अलाउड द एक्सेस टू द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी एंड द एमएसएफ एंड द कॉल एंड द नोटिस मनी मार्केट। एट प्रेजेंट आरआरबीज को जो है इनको एक्सेस करने की परमिशन नहीं दी गई थी। नाउ टॉकिंग अबाउट दी आरआरबीज, आरआरबीज आपके क्या हैं, आपको मालूम होगा कि आरआरबी के लिए सेपरेट एक्ट है, आरआरबी एक्ट 1976 है। इनकी जो ओनरशिप होती है इट इज़ बिटवीन द सेंटर, द स्टेट एंड द स्पॉन्सर बैंक। आपको मालूम होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, इसको लेके सवाल पहले आ भी चुका है। सेंटर के पास जो है 50% होता है, स्टेट गवर्नमेंट के पास 15% होता है और स्पॉन्सर बैंक के पास 35% का जो है ओनरशिप रहता है। रेगुलेशन कौन करता है, रेगुलेशन आरबीआई ही करता है, सुपरविजन करते हैं नाबार्ड। ठीक है, नाबार्ड का रोल क्यों है, क्योंकि ये रूरल बैंक्स हैं, ग्रामीण बैंक्स हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं। नाबार्ड बेसिकली ये इंश्योर करता है कि जो रीजनल रूरल बैंक है वो ग्रामीण इलाकों की विकास के लिए काम कर रही हैं। ये 4-5 चीज़ें जो मैंने आपको इस पर्टिकुलर स्लाइड में बताई हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें। अब इनको अलाउ कर दिया गया है। इनको जो है क्यों सेटअप किया गया था, नरसिम्हन वर्किंग ग्रुप जो था 1975 का, उसके सुझाव पे इनको सेटअप किया गया था। उसके बाद ये कानून लाया गया था एंड भारत का जो पहला आरआरबी था उसका नाम है प्रथम बैंक। तो ये केवल आपके लिए ऐसे ही कोई फैक्ट है, याद रख सकते हैं आप। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट टू नोट कि अब आरआरबीज को ये वाली फैसिलिटीज़ का एक्सेस आरबीआई के द्वारा प्रोवाइड करवा दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक्स और पेमेंट बैंक्स के बारे में। इनको लेके सवाल न जाने कितनी बार आया है, आपको कुछ कुछ चीज़ें फिर भी हर बार याद करनी ही पड़ेंगी। ठीक है, तो एक आपके एसएफबीज हैं, दूसरी साइड आपके पीबीज हैं। जो इसका एसएफबी और पीबी का मैं आपको बताऊंगा, टेबल पूरा लिखा हुआ है, लेकिन आपको क्या क्या चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहले वाला पॉइंट आपको याद रखना है कि इनका ऑब्जेक्टिव क्या है। जो आपके स्मॉल पेमेंट्स बैंक है ना, और जो आपके स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं और जो आपके पेमेंट बैंक हैं, दोनों का ऑब्जेक्टिव काफ़ी अलग है।
जो तो आपका पेमेंट बैंक है ये बेसिकली रेमिटेंस सर्विसेज के लिए है, यानी कि मान लीजिए कोई इंसान ऐसा है जो शहर में काम करता है, उसको अपना पैसा अपने घर पे भिजवाना है, तो पेमेंट बैंक वो वाला काम करेगा, तो वो उसको एक स्मॉल सेविंग अकाउंट दे देगा और वो पेमेंट या रेमिटेंस सर्विसेज टू दी माइग्रेंट लेबरर, ये वाली चीज इसका मेन प्रावधान है। उसके अलावा अगर स्मॉल बैंक की बात करते हैं तो इसका जो मेन फोकस है ये बेसिकली वित्तीय समावेश के ऊपर है, खास करके आपके ग्रामीण इलाकों में एरिया ऑफ ऑपरेशन रिस्ट्रिक्टेड टू कंटिग्यूअस डिस्ट्रिक्ट्स इन अ स्टेट। तो पहली चीज आपको ध्यान रखनी है, मिनिमम इक्विटी कैपिटल इसमें भी 100 करोड़ है, इसमें भी 100 करोड़ है, ठीक है, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। प्रोमोटर होल्डिंग आपके लिए बिल्कुल रेलेवेंट नहीं, फॉरेन होल्डिंग भी आपके लिए रेलेवेंट नहीं है। टारगेट ऑडियंस आपके लिए बहुत रेलेवेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट माइग्रेंट लेबर आता है, लो इनकम हाउस होल्ड, स्मॉल बिजनेसेस आते हैं या फिर अनऑर्गेनाइज्ड एंटिटीज आती हैं। यहाँ पर भी आपके जो है स्मॉल बिजनेसेस आते हैं, ठीक है, ध्यान से देख लीजिए, स्मॉल बिजनेसेस, स्मॉल फार्मर्स, माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्रीज, अनऑर्गेनाइज्ड एंटिटीज, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि टारगेट ऑडियंस मेनली कौन है। ऑपरेशनल रिस्ट्रिक्शन ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एटलीस्ट जो आपकी 25% ऑफ द ब्रांचेस हैं ये अनबैंक्ड एरियाज में खोलनी जरूरी हैं, ये आपको बताया गया है एसएफबीज के केस में। पेमेंट बैंक के केस में ऐसी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। लेंडिंग कैनॉट लेंड मनी, क्यों? क्योंकि देखिए ये तो केवल रेमिटेंस का काम करती हैं, पैसे को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करती हैं, इसीलिए लेंडिंग नहीं कर सकती हैं। दे कैन लेंड मनी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कैप ऑन डिपॉजिट्स, यस, एक कस्टमर जो है वो 1 लाख से ज्यादा रुपया एक पर्टिकुलर अकाउंट में डिपॉजिट नहीं कर सकता है। स्मॉल बैंक के केस में ऐसी कोई लिमिट सेट नहीं करी गई है। तो दोबारा से देख लीजिए क्या क्या आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज आपको जो ध्यान रखनी है वो बेसिकली आपकी ब्रॉड ऑब्जेक्टिव आ जाती है, ठीक है ना। इसके बाद जस्ट अ सेकेंड, ब्रॉड ऑब्जेक्टिव आ जाती है, यस। इसके बाद आपको ध्यान रखना है मिनिमम इक्विटी कैपिटल का, आपको ये ध्यान रखना है टारगेट ऑडियंस क्या है, ऑपरेशनल रिस्ट्रिक्शन ध्यान रखना है, लेंडिंग ध्यान रखना है। ये 5 चीजें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, बाकी 3 चीजों को इग्नोर कर सकते हैं। टॉकिंग अबाउट प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, देयर इज अ प्रोबेबल क्वेश्चन जो कि इसमें से आने ही वाला है विद रेफरेंस टू प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। बात कर लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द प्रोविजन ऑफ पीएसएल डज नॉट अप्लाई टू आरआरबीज एंड द एसएफबीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखेंगे इसके बारे में क्या है। एंड रिसेंटली एंटरप्रेन्योरशिप इज क्लासिफाइड एज प्रायोरिटी सेक्टर, उद्यमिता क्या इसको भी इसमें प्रायोरिटी सेक्टर में लाया गया है? नहीं, बात करेंगे। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसका जवाब आपको बाद में दूंगा मैं। सबसे पहले देख लीजिए, आरबीआई ने रिसेंटली इसकी गाइडलाइंस को रिवाइज किया है, और जब मैं बोल रहा हूं गाइडलाइंस को रिवाइज किया है, अक्सर ये न्यूज़ चर्चा में रहती है। इसका आरबीआई का मकसद यही होता है कि हम कोई ना कोई नई सेक्टर को इसके अंदर इंक्लूड कर दें, ठीक है। आप यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए, सितंबर 4, 2020 की ये न्यूज़ है। The RBI revised PSL guidelines to include entrepreneurship and renewable resources in line with the national priorities। इसका मतलब सेकंड स्टेटमेंट तो भाई साहब बिल्कुल सही है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। नाउ ये कॉन्सेप्ट क्या है इसको समझ लेते हैं, ठीक है। ये जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि भारत में ऐसे कुछ नियम लाए गए हैं बैंकों के लिए कि मान लीजिए आप देखिए बैंकिंग सेक्टर किस चीज़ के ऊपर काम करता है। बैंकिंग सेक्टर सबसे मेन चीज़ जो बैंकिंग सेक्टर जिसके ऊपर काम करता है वो है लोन्स, ठीक है, यानी कि ब्याज, जो बैंकों को ब्याज मिलता है उसी के ऊपर बैंक सस्टेन कर पाते हैं। अब बैंक तो ये चाहेंगे कि उनको बेसिकली वो ऐसे सेक्टर्स को लोन दे जहां पे उनको मालूम है कि उनका पैसा वापस आ जाएगा, जहां पे उनको मालूम है कि उनको अच्छा ब्याज मिल जाएगा, राइट। लेकिन आरबीआई ने ये कहा हुआ है कि बैंक्स आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, आपको कुछ कुछ ऐसे क्षेत्रों को भी लोन देना पड़ेगा जिनको कि हम प्रायोरिटी सेक्टर के क्षेत्रों में डाल रहे हैं। ये प्रायोरिटी सेक्टर्स ऐसे सेक्टर्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल हाउसिंग हुआ, फॉर एग्जाम्पल रूरल एरियाज में एग्रीकल्चर के लिए हुआ, सोलर पंप्स के लिए हुआ, सोलर पैनल्स के लिए हुआ, या फिर अब जो जैसे आप देख सकते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज के लिए डाल दिया गया है इंक्लूजन, या फिर आप देख सकते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप को भी इंक्लूड करना शुरू कर दिया गया है। तो धीरे धीरे आरबीआई जो है अपनी लिस्ट को एक्सपैंड करती रही है। तो बैंकों को यह कहा गया है कि जितना भी पैसा आप लोग बाहर एज लोन देने वाले हैं, मान लीजिए कोई एक बैंक है जो कि जिसने ये प्लान किया होगा साल की शुरुआत में कि मैं इस साल 100 करोड़ रुपए का लोन देने वाला हूं, तो आरबीआई ने ये कह दिया कि इसका जो है X% जो है वो आपको इन प्रायोरिटी वाले सेक्टर्स को ही देना पड़ेगा। The concept of priority sector lending puts impetus on the idea of increasing the lending of the banks towards some particular sectors and activities in the economy। तो बैंक्स यहाँ पर इनको encourage किया जाता है कि आपको ऐसे सेक्टर्स की ग्रोथ को जो है बढ़ाना है। और क्योंकि ये जो है अप्रोक्सीमेटली ऐसा मान लीजिए कि सारे के सारे बैंकों में ही लागू होता है, तो भारत में जितने भी बैंक्स हैं, फिर भले वो कोई भी कमर्शियल बैंक हो, कोई भी आरआरबी हो, कोई भी एसएफबी हो, कोई भी लोकल एरिया बैंक हो,
प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स हों, ठीक है, ये सारे के सारे बैंकों के ऊपर ये लागू होता ही होता है। नाउ अब समझ लेते हैं कि इस पर्टिकुलर प्रायोरिटी सेक्टर में कौन से सेक्टर्स आते हैं। सबसे पहले तो देखिए जो सेक्टर्स आते हैं वो आता है एग्रीकल्चर, फिर आता है एमएसएमईज, फिर आता है एक्सपोर्ट क्रेडिट, फिर आता है एजुकेशन, हाउसिंग, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। अब ये सारे के सारे सेक्टर्स इसके अंदर इंक्लूड करे गए हैं। उसमें भी जो X% की बात कर रहा था, डिपेंडिंग अपॉन द बैंक आरबीआई ने वो परसेंटेज फिक्स करी हुई है। लास्ट आई चेक्ड वो परसेंटेज अप्रॉक्सीमेटली 40% के आसपास थी। इट ऑल्सो डिपेंड्स कि अगर फॉरेन बैंक है तो उसके ऊपर कितना लगता है। जहां तक मुझे ध्यान है फॉरेन बैंक्स के ऊपर 32% का जो है वो लगता है। उसमें भी डिपेंड करता है कि फॉरेन बैंक की कितनी ब्रांचेस हैं। तो कई सारी गाइडलाइंस हैं, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है कि पीएसएल का क्या बेसिकली आइडिया है। अगर मान लीजिए, चलिए ये मान लेते हैं कि एक बैंक ने, जैसे हमने उदाहरण लिया था 100 करोड़ का उसने पूरे के पूरे साल में लोन देना था। इसको भी एक टर्म कहा जाता है ANDCs। जो लोग इकोनॉमी के हैं मुझे बताइए इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो एक बैंक जो है ANDCs निर्धारित करता है 100 करोड़ के, उसमें से मान लीजिए उसको 40 करोड़ रुपए देने थे पीएसएल के लिए, लेकिन मान लीजिए वो केवल 36 करोड़ रुपए ही दे पाया है। तो बचे हुए 4 करोड़ का क्या होगा, उसका यहाँ पे समाधान लिखा हुआ है। बैंक्स हैविंग एनी शॉर्टफॉल इन लेंडिंग to the priority sector are allocated amounts for contribution to the RIDF which is established with the NABARD। तो ये वाला जो 4 करोड़ है ये नेबार्ड इंश्योर करता है कि वो वाला 4 करोड़ कुछ ऐसे सेक्टर्स में ही जा रहा है जो कि आगे जाके हमारा ग्रामीण इलाकों में विकास करवा सकता है। तो दैट इज कॉल्ड एज RIDF। तो हर चीज का प्रावधान रखा गया है पीएसएल के लिए। और अब जो ये कैटेगरीज में 2 कैटेगरीज को ऐड कर दिया गया है। फर्स्ट कैटेगरी इज एंटरप्रेन्योरशिप, सेकंड कैटेगरी इज रिन्यूएबल रिसोर्सेज। इज दिस पार्ट क्लियर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी चेंजेस भी आप देख सकते हैं यहाँ पर, हमने आपको माइंड मैप के माध्यम से समझा दिया है। टारगेट को इंक्रीज कर दिया गया है, डबल लोन लिमिट्स फॉर रिन्यूएबल एनर्जी, डबल क्रेडिट लिमिट फॉर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। खास करके आयुष्मान भारत के तहत अगर कोई मान लीजिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बना रहा है तो वहां पर क्रेडिट लिमिट को दोगुना कर दिया गया है। हायर वेटेज हैज बीन असाइंड इन द आइडेंटिफाइड डिस्ट्रिक्ट्स। फ्रेश कैटेगरीज इंक्लूडेड इन द पीएसएल कैटेगरी, ये सब चीजें कर दी गई हैं, ठीक है। आप इसको आराम से देख सकते हैं। इसके साथ कुछ जुड़ी हुई हम आपके साथ कुछ टर्म्स को डिस्कस करना चाहते हैं। टिडबिट्स इन न्यूज़ है। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी पहले बात करूंगा, फिर एक रिपोर्ट आई थी जो कि आरबीआई के द्वारा रिलीज करी गई थी, और फिर ये 2 चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के बारे में। देखिए हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जैसा कि इसका नाम है, आई एम श्योर आपने इसके बारे में सुना होगा। भारत में जो फेमस हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज का नाम आपको बताना चाहूँगा, LIC, ठीक है। LIC का एक हाउसिंग फाइनेंस का एक यूनिट है जिसमें कि LIC ऑलमोस्ट ऐसा मान लीजिए मार्केट लीडर है। इसके बाद जो हमारी एक और कंपनी है GIC, इसका भी एक हाउसिंग फाइनेंस का यूनिट है, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, एक और कंपनी है PNB हाउसिंग फाइनेंस। तो ये सारी की सारी क्या हैं, ये सारी की सारी दोस्तों हाउसिंग के लिए फाइनेंस देती हैं, यानी कि आपको कल को घर बनाना है तो आपको उसके लिए लोन का प्रावधान दिया जाता है इन कंपनीज के द्वारा। और भी कंपनीज हैं, प्राइवेट कंपनीज भी हैं, इंडिया बुल्स की बात कर लीजिए, ये भी आपको हाउसिंग फाइनेंस के लिए लोन देती हैं। ये सारी की सारी कंपनीज हैं जो कि भारत में पॉपुलर कंपनीज हैं इस पर्टिकुलर क्षेत्र में। अब इसमें क्या हुआ है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के चलते इनके लिए एक स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम को अनाउंस किया गया था, वाज अप्रूव्ड लास्ट मंथ एंड आरबीआई हैज नाउ लेड डाउन द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है। तो ये आपको ध्यान क्या रखना है कि एक नई स्कीम लाई गई है जो कि केवल और केवल हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के लिए लाई गई है। अब ये HFC क्या होती है, वेरी सिमिलर टू NBFC। NBFC क्या करती है, आपको लोन देती हैं। सिमिलरली HFC भी आपको वैसे के वैसे ही काम करती हैं, आपसे डिपॉजिट नहीं ले सकती हैं लेकिन आपको लोन प्रोवाइड कर सकती हैं। इनको कंपनीज एक्ट के तहत बनाया जाता है। प्राइमरली ट्रांजैक्ट्स और हैज वन ऑफ इट्स प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट्स ट्रांजैक्टिंग ऑफ द बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग फाइनेंस फॉर हाउसिंग वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। HFC is considered an NBFC under the RBI's regulation। 2019 की बात है, इनकी जो रेगुलेशन थी वो पहले नेशनल हाउसिंग बैंक के पास थी लेकिन उनको शिफ्ट कर दिया गया था टू दी RBI, ठीक है। तो इनके लिए नए कुछ गाइडलाइंस लाई गई हैं जो कि आपके लिए बिल्कुल रेलिवेंट नहीं है। किसी बैंकिंग एग्जाम के लिए में भी रेलिवेंट हो सकते हैं लेकिन यूपीएससी के लिए रेलिवेंट नहीं है। आपको तो केवल समझना है कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज होती क्या है। इस चीज़ को प्लीज़ ध्यान रखिएगा जो मैंने यहाँ पर लिख के आपको बताई है ना, कि ये आपकी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी हाउसिंग के लिए फाइनेंस देती हैं। नेक्स्ट इज रिपोर्ट ऑन ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग 2018-2019। दिस इज इंपॉर्टेंट। ये रिपोर्ट कौन रिलीज करता है? सबसे पहले तो रिपोर्ट आरबीआई के द्वारा रिलीज करी जाती है।
इस रिपोर्ट ने बताया है कि जो हमारे शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं उनके जो एनपीएस हैं वो डिक्लाइन करे हैं फ्रॉम 9.1% एट द एंड मार्च 2019 टू 7.5% एट एंड सितंबर 2020। तो ये अच्छी चीज़ है हमारे लिए। और साथ ही में उन्होंने बताया है कि जो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स की परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर हुई है, रिकवरी प्रोसेस गेन्ड ट्रैक्शन, खास करके जो आईबीसी है, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड है, और जो सरफाईसी एक्ट है, इसके चलते हमारी जो रिकवरी प्रोसेस है वो काफ़ी बेहतर हो गया है। एनबीएफसीज रिमेन रेजिलिएंट विद स्ट्रॉन्ग कैपिटल बफर्स। ऑल इन ऑल एक अच्छी न्यूज़ है जो कि सामने आई है। देन इस डिजिटल पेमेंट इंडेक्स आरबीआई के द्वारा ही रिलीज किया जाता है। डिजिटल पेमेंट इंडेक्स मकसद बड़ा सिंपल है, ये चेक करता है कि भारत में जो डिजिटल पेमेंट्स का यूजेज है, अडॉप्टेबिलिटी है, वो कितना बढ़ चुका है, कितने लोग हैं जो कि डिजिटल पेमेंट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसमें जो मार्च 2019 के लिए आया था डिजिटल पेमेंट का इंडेक्स, दैट वाज अप्रॉक्सीमेटली 153.47, मार्च 2020 में ये बढ़ करके हो चुका है 207.84, जो कि बताता है कि देयर इज एन अप्रिशिएबल ग्रोथ इन द एक्सपेंशन ऑफ डिजिटल पेमेंट्स इन 2018 टू 2020। इनफैक्ट आपने देखा होगा जस्ट 8-10 दिन पहले की बात है कि डिजिटल पेमेंट्स में इंडिया ने हाल ही में चाइना को भी सरपास कर दिया था। ठीक है। वॉलंटरी रिटेंशन रूट क्या चीज़ है? ये बेसिकली एक इन्वेस्टमेंट विंडो है जो कि आरबीआई के द्वारा प्रोवाइड करी गई है टू द फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, विच प्रोवाइड्स ईजियर रूल्स इन रिटर्न फॉर अ कमिटमेंट टू मेक हायर इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, रिटेंशन करनी है आपको। तो आरबीआई ने ये बोल दिया कि चलिए कोई बात नहीं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं, भारत में निवेश करना चाहते हैं, हम आपके लिए, ताकि आप लोग अच्छा निवेश भारत में कर सकें, हम आपके लिए जो कानून है वो थोड़े से सिंप्लीफाई कर देते हैं, थोड़े से जो नियम कानून है वो थोड़े से आसान कर देते हैं। तो ये क्या है, वॉलंटरी रिटेंशन रूट है। ऐसी चीज़ें ना, सवाल ऐसे आते हैं कि विद रिस्पेक्ट टू इकोनॉमी द फॉलोइंग टर्म इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स। तो आपको बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के साथ जुड़ी हुई है। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस आ जाते हैं। एनपीए आपको मालूम होगा, एसेट वेयर प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पेमेंट ओवर ड्यू फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 90 डेज, उसको एनपीए कहा जाता है। अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो अगर शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स हैं और आपने 2 क्रॉप सीजन निकल चुके हैं और आपने नहीं लोन चुकाया है तो उसको एनपीए कहा जाएगा। लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप है तो आपने अगर 1 क्रॉप सीजन के बाद लोन को नहीं चुकाया है तो उसको एनपीए कहा जाएगा। फाइनली सरफाईसी एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, सवाल आ भी चुका है पहले, इसकी फुल फॉर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटीज इंटरेस्ट। एक्ट वाज फ्रेम्ड विद एन ऑब्जेक्टिव टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ एनपीएस। कि भारत में जितने एनपीएस हैं, होता क्या है कि देखिए एनपीएस चुकाए नहीं जाते हैं, फिर उनके बाद कोर्ट केसेस चलते हैं। तो सरफाईसी एक्ट ने कुछ नियम कानून सामने लाए थे। सरफाईसी एक्ट 2002 में लाया गया था, उसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें आसान हुई हैं, लेकिन इसमें कुछ प्रावधान है। इसमें ऐसा नहीं होता कि कोई भी इंसान है, कल को किसी ने किसी को लोन दिया है तो बोले कि चलो सरफाईसी एक्ट के तहत मैं आपको कोर्ट लेकर जाऊंगा। तो सरफाईसी एक्ट के तहत क्या किया गया है, सरफाईसी एक्ट के तहत अधिकरण बनाए गए हैं, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स के नाम से उनको जाना जाता है। इस केस में क्या है कि ओनली द सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, यानी कि केवल ऐसे लोग जो कि सिक्योर्ड हैं, दे कैन टेक पोजेशन ओवर अ कोलैटरल सिक्योरिटी इफ द डेटर डिफॉल्ट्स इन रीपेमेंट। ठीक है, तो मान लीजिए, इसके सिंपल एग्जांपल से समझ लेते हैं कि ये आपका कोई बैंक है, तो ये बैंक है तो आरबीआई के द्वारा रेगुलेट किया जाएगा, आरबीआई इसके ऊपर पूरी निगरानी रख रहा है। एक आपका इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल ने इस बैंक से लोन लिया और कल को इंडिविजुअल लोन देने से मना कर देता है या फिर इंडिविजुअल जो है लोन देने की क्षमता नहीं रखता है, उस केस में बैंक ये कह सकता है सरफाईसी के पास जाकर, डीआरटी के पास जाकर कि जी इस इंडिविजुअल ने, इस व्यक्ति ने लोन को नहीं चुकाया है, तो हम इसकी जो पोजेशन है वो लेने को तैयार हैं, जो इसके पास और प्रॉपर्टीज़ हैं उसका पोजेशन हम लेने को तैयार हैं, उनकी नीलामी हम करेंगे। तो ये पूरा का पूरा जो प्रावधान है सरफाईसी एक्ट यहाँ पे प्रोवाइड करता है। लेकिन जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया है, ये बैंक हो या फिर कोई और हो, एनबीएफसी हो, कोई भी हो सकता है, क्रेडिटर सिक्योर्ड होना चाहिए। ठीक है, लेंडर्स हुज लोन्स आर बैक्ड बाय अ सिक्योरिटी सच एज अ मॉर्टगेज। तो क्रेडिटर ऐसा नहीं कि आप जैसा, मुझ जैसा व्यक्ति कहे कि मैंने किसी को लोन दिया था, उसने पैसे वापस नहीं करे, चलो डीआरटी चलते हैं, तो वो चीज़ यहाँ पे लागू नहीं हो पाएगी। क्लियर है? ये कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। वीडियो को यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ, लेकिन ध्यान रखिए आने वाले रविवार को आपको 11 बजे बहुत ही ज़्यादा अटेंटिव रहना है। अपने अनअकैडमी ऐप में जाके आपको कॉम्बैट के इनिशिएटिव में हिस्सा लेना होगा, और इसमें यदि आपको कोड यूज़ करना है तो केवल मेरा कोड यूज़ कीजिए, अनि यूपीएससी, जिसके चलते आप इस पर्टिकुलर जो है कॉम्बैट में हिस्सा ले सकते हैं। साथ ही में पाथफाइंडर की टेस्ट सीरीज़ भी है, जो कि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है दोस्तों से, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। एवरीडे आपके लिए 12:30 बजे टेस्ट लाया जाता है, मेरा कोड यूज़ करके आप इस टेस्ट को अनलॉक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।